हाय फ्रेंड्स, एचआरएम यूनिट 12 का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन इन बिजनेस। तो अगर एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे बिजनेस में तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे उसके यूजेस रहने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट में बस एक पॉइंट दिया गया ये कि रॉबिन एंड जज एग्जामिन रिकॉग्निशन प्रोसेस एज ए मोटिवेटर। तो अगर हम बात करें और रॉबिन एंड जज की, तो इन्होंने बताया कि रिकॉग्निशन प्रोग्राम को भी मोटिवेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड आइडेंटिफाई 5 प्रिंसिपल दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ एम्प्लॉय इंसेंटिव प्रोग्राम। तो इन्होंने जो है 5 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, तो रॉबिन एंड जज के कौन कौन से 5 प्रिंसिपल है वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल डिफरेंस एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर डीम्ड वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन। इस पॉइंट का ये मतलब है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हर इंडिविजुअल अपने में हर इंडिविजुअल सेम नहीं है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है और उसके काम के वजह से उसको रिवॉर्ड या उसको स्पेशल वैल्यू दी जानी चाहिए। मतलब उसको भी फील हो कि हाँ, उसकी भी रिकॉग्निशन है, उसकी जो वैल्यू है वो समझी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड पॉइंट है अलाउइंग एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे बोला है कि जो रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है, रिकॉग्निशन प्रोसेस जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयज को ही मौका दिया जाता है। जैसे आपकी ब्रांच है तो हर किसी से पूछा जाएगा कि कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई रिवॉर्ड देने वाला है। तो हर किसी से पूछा जाएगा आप बताइए कि किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयज को ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ही मौका दे सकते हैं कि वो नॉमिनेट करे रिवॉर्ड के लिए, वो खुद से नॉमिनेशन दे। तो इससे उनको लगेगा कि हाँ, हमारी भी जो है बात सुनी जाती है। तो जो नॉमिनेशन होना है, मान लीजिए आपकी ब्रांच में बेस्ट एम्प्लॉयर का सिलेक्शन होना है कि हमारी ब्रांच का बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है। तो आप हर किसी से पूछिए, हर किसी को मौका दीजिए कि किसी एक पर्सन का नाम आप नॉमिनेट करो। तो नॉमिनेशन का मौका अगर आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो उनको पार्टिसिपेशन वाली फीलिंग आती है कि हमारी बात को भी सुना जाता है। तीसरा है लिंकिंग रिवॉर्ड टू परफॉर्मेंस। तो जो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ही आप रिवॉर्ड दो। तो इस चीज से क्या होगा कि बाकी लोग भी हार्ड वर्क करेंगे और उनको भी जो है रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से लोग मोटिवेशन होकर काम करेंगे। तो तीसरा है कि जो अच्छा परफॉर्म करे उसको आप अच्छे से रिवॉर्ड दो, ताकि हार्ड वर्क करने वाले को लगे कि हाँ, हमारे काम की वजह से हमें रिवॉर्ड मिला है। प्लस बाकी लोग भी उनको देख के हार्ड वर्क करें, मोटिवेशन फील करें। चौथा पॉइंट है रिवॉर्डिंग ऑफ नॉमिनेटर्स। तो ऐसे लोग जो दूसरों को नॉमिनी बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांच में बेस्ट एम्प्लॉयर का सिलेक्शन हो रहा है, उसमें आप खुद का नाम भी ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने खुद का नाम ना लेके दूसरों का नाम लिया है, तो इससे क्या हो रहा है, टीम वर्क और इंकरेजमेंट का पता लग रहा है। ठीक है, काइंडनेस का पता लग रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आपको रिवॉर्ड देना चाहिए जो खुद अपना नाम ना लेके दूसरों का नाम नॉमिनेट कर रहे हैं। वही लिखा है कि रिवॉर्डिंग ऑफ नॉमिनेटर, तो जो नॉमिनेट कर रहे हैं दूसरों का नाम, तो ऐसे लोगों को भी जो है आप कुछ रिवॉर्ड दीजिए, ताकि एक अच्छा टीम वर्क और एक अच्छी काइंडनेस का पता लगे। लास्ट है विजिबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस। जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इसने बहुत मेहनत की, इसको ये अवार्ड मिला, तो वो चीज़ सबको मालूम होनी चाहिए। जब लोग दूसरों को देखते हैं कि हाँ, उनको रिवॉर्ड मिला है, तो इससे उनको भी इंकरेजमेंट होती है कि हमें भी रिवॉर्ड मिले। ऐसा नहीं कि आपने उनको रिकॉग्नाइज किया कैबिन में अकेले, ऐसे नहीं, आपको सबके सामने, पूरी ब्रांच में सबके सामने को बताना पड़ेगा कि इस पर्सन ने ऐसा काम किया, इसके काम की रिकॉग्निशन, मतलब जो भी काम किया वो सबको बताओ कि हाँ, इस तरह से काम है, ताकि बाकी लोग भी उसको देखें। प्लस उसको देख के लोग भी मोटिवेशन फील करें कि हाँ, इसको रिवॉर्ड मिला, रिकॉग्निशन मिला इस काम की वजह से, तो हम भी ऐसे हार्ड वर्क करें। तो इस वजह से जो आपके एम्प्लॉयज है वो मोटिवेशन फील करते हैं। ठीक है, तो यही 5 प्रिंसिपल रॉबिन एंड जज के द्वारा दिए गए हैं जो एम्प्लॉयज मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल करते हैं। तो पहला पॉइंट वही है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर किसी ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके काम को आपको उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करके बताना चाहिए कि हाँ, आपने ये कंट्रीब्यूट किया। सेकेंड है जो एम्प्लॉयज है उनको पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कोई ब्रांच में बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड देना है, तो आप सबसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि किसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। उसमें आप खुद का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा लिंकिंग रिवॉर्ड टू परफॉर्मेंस, तो जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। चौथा रिवॉर्डिंग ऑफ नॉमिनेटर्स, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना नाम नॉमिनेट ना करके दूसरों का नाम नॉमिनेट किया, तो उनको भी आप रिवॉर्ड दीजिए। तो इससे क्या, एक अच्छा टीम वर्क और एक अच्छा काइंडनेस का पता लगेगा। लास्ट है विजिबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड अवार्ड जो भी आप दे रहे हैं वो सबके सामने ही दीजिए, ताकि बाकी को भी वो दिखे और लोग भी हार्ड वर्क करें कि जैसे इसको रिवॉर्ड मिला है ऐसे हमें भी मिल सकता है, तो लोग और हार्ड वर्क करें और मोटिवेशन फील करें। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन स्ट्रेटेजीज 7 रूल्स ऑफ मोटिवेशन, यानी 7 रूल्स कौन से हैं जिससे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज है। पहला आपका सेट अ मेजर गोल बट फॉलो अ पाथ। गोल तो बड़ा है लेकिन आपको अपने एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। द पाथ हैज मेनी गोल्स दैट गो इन मेनी डायरेक्शंस। यानी एक बहुत बड़ा गोल है मान लीजिए, तो इतने बड़े गोल को तो आप नहीं अचीव कर सकते,
तो आप एक रास्ता अपना लीजिए और रास्ता रहेगा मिनी गोल, यानी छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना, वही आपका रास्ता है। When you learn to succeed at mini goals, you will be motivated to challenge grand goal. तो जब आप छोटे छोटे गोल्स को सक्सीड करते हैं, पास करते हैं, तो जो बड़ा गोल है वो भी आप पूरा कर लेते हैं, उस चीज के लिए आपको मोटिवेशन मिल जाती है। तो पहला वही है कि एक बड़ा गोल सेट कीजिए, लेकिन उसके लिए एक रास्ता बनाइए। रास्ता वही है कि जो मिनी गोल है उसमें आप सक्सेस हासिल कीजिए। तो बड़े गोल के आप हिस्से कर दीजिए ताकि छोटे छोटे हिस्सों में उस कामयाबी को पूरा किया जाए। सेकेंड है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। इसमें बोला है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप बीच में या अधूरा छोड़ देते हैं तो जितनी भी आपने हाफ मेहनत की वो वेस्ट हो जाती है। सो क्विटिंग इज अ हैबिट। अगर एक बार आपने कुछ क्विट कर दिया तो बार बार ऐसे ही होता रहेगा। सो डेवलपिंग द हैबिट ऑफ फिनिशिंग सेल्फ मोटिवेटेड प्रोजेक्ट। तो फिनिश यू स्टार्ट का मतलब है कि जब भी आपने कोई काम शुरू किया तो उसको आप खत्म कीजिए। अगर आप काम को बीच में आधा छोड़ते जाएंगे तो बार बार ऐसे ही होगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो सेकंड तरीका वही है कि कुछ भी काम अगर शुरू हुआ है तो उसको फिनिश करना है। तीसरा है सोशलाइज विद अदर्स ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। तो ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट आपकी तरह है, जो आपकी तरह सोचते हैं, ठीक है, जिसको लाइक माइंडेड बोलते हैं, एक तरीके के लोग। सो उस तरीके के लोगों के साथ रहिए, क्योंकि इससे आपको म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा और उससे भी आप क्या करेंगे, अपने मोटिवेशन फील करेंगे। वी विल डेवलप द एटीट्यूड ऑफ आवर 5 बेस्ट फ्रेंड, इफ दे आर लूजर वी विल बी लूजर। यानी यहाँ पे ये आइडिया है कि हमारे 5 बेस्ट फ्रेंड कौन है, अगर वो लूजर है तो हम भी ऐसे ही रहेंगे, अगर वो विनर है तो हम भी विनर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें बोली गई है। मतलब हमें ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज करना है जो हमारे टाइप के हो, हमारी तरह उनका इंटरेस्ट हो। चौथा है लर्न हाउ टू लर्न। लर्न हाउ टू लर्न का मतलब है कि हमें डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर नॉलेज पर सपोर्ट द हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। यानी अगर हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं बार बार तो उससे हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, आगे भी ऐसी ही, मतलब वो प्रॉब्लम और बेकार होती जाएगी, हमें और दिक्कतें आएंगी। इसलिए जो है सबसे अच्छा तरीका है कि हमें लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, व्हेन वी लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ एजुकेशन वी विल फाइंड, इफ नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू फाइंड सक्सेस बियॉन्ड आवर ड्रीम्स। तो जब हम सेल्फ एजुकेशन, मतलब हमें कोई और सिखाए, इससे बेटर है अगर हम खुद सीखे तो वो हमें ज्यादा हेल्पफुल करता है। फिफ्थ पॉइंट है हार्मोनाइज नेचुरल टैलेंट विद इंटरेस्ट दैट मोटिवेट। नेचुरल टैलेंट, मान लीजिए पहले से आपके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, अगर आप उसी चीज में लगे रहते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है और अपना जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। सो नेचुरल टैलेंट क्रिएट मोटिवेशंस। मान लीजिए किसी को पेंटिंग का शौक है, तो थोड़ी थोड़ी वो पेंटिंग करनी शुरू करता है और धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होती है, परसिस्टेंस बना रहता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका टैलेंट है, वो उसको अच्छा लगता है पेंटिंग करना, जिससे क्या है कि वो उसमें बना रहेगा, परसिस्टेंट, मतलब लॉन्ग टर्म तक उस पेंटिंग को करता रहेगा। एंड परसिस्टेंस गेट द जॉब डन। तो इससे क्या है कि उसका पेंटिंग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, वो उसको कंप्लीट कर सकता है। तो वही इस वाले पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि जो आपका नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, उसको हार्मोनाइज कीजिए विद इंटरेस्ट दैट मोटिवेट। तो इंटरेस्ट क्या है किसी पर्सन का, मान लीजिए ऑफिस में कोई पर्टिकुलर वर्क है जो उसको पसंद है, जो उसके इंटरेस्ट का है, ठीक है, तो वो वाला काम अगर उसको दिया जाएगा तो उससे उसके काम में परसिस्टेंस रहेगी, उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा और उससे वो काम भी पूरा हो जाएगा। सिक्स्थ है इंक्रीज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट दैट इंस्पायर। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको इंस्पायर करता है, ऐसे सब्जेक्ट की नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। द मोर वी नो अबाउट ए सब्जेक्ट द मोर वी वांट टू लर्न अबाउट इट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पढ़ने से आपको इंटरेस्ट लगता है तो उसकी नॉलेज को आप बढ़ाइए, इससे आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। टेक रिस्क, फेलियर एंड बाउंसिंग बैक आर एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि फेलियर का डर है तो इसलिए आप कोई काम ही नहीं कर रहे। फेल हुए फिर उसके बाद आपने बाउंस बैक किया, फिर आगे बढ़े, तो इससे क्या है, इससे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। फेलियर इज अ लर्निंग टूल। तो जब भी आप फेल करते हैं तो ये आपका एक लर्निंग टूल है, आप कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, सो नो वन हैज एवर सक्सीडेड एनीथिंग वर्थ वाइल विदाउट अ स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स। तो कोई भी आपको सक्सेसफुल पर्सन दिखेगा तो उसने कुछ स्ट्रिंग, मतलब कुछ फेलियर झेली होगी, उसके बाद ही उसको सक्सेस मिली होगी। तो फेलियर को, रिस्क को लेना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्री रिक्वेजिट्स टू मोटिवेट अदर। अगर दूसरों को मोटिवेट करना है तो कुछ चीजें होनी चाहिए। वी हैव टू बी मोटिवेट। तो अगर आप दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको खुद को भी मोटिवेट होना जरूरी है। जब आप खुद मोटिवेट रहेंगे तो ही आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स को खुद मोटिवेट रहना चाहिए, तभी वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकेगा। सेकेंड है मोटिवेशन रिक्वायर्ड है गोल। तो जब भी आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो एक गोल आपका होना चाहिए कि ये गोल आपको अचीव करना है, तभी आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन वंस एस्टैब्लिश डज नॉट लास्ट इफ रिपीट। तो मोटिवेशन ऐसा नहीं कि वन टाइम आपने किसी को मोटिवेट किया वो हमेशा चलता रहेगा, नहीं, ये ऑन गोइंग एक्टिविटी है। तो टाइम टू टाइम आपको अपनी एक्टिविटी को रिपीट करते रहना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशन रिक्वायर रिकॉग्निशन। हर कोई चाहता है कि जो भी वो काम करे उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। हर कोई चाहता है कि जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे, मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एप्रिसिएशन मिले कि हाँ आपने इतने एफर्ट्स लगाए, उससे आपने ऐसा अचीवमेंट किया, तो हर कोई रिकॉग्निशन चाहता है। सो वही चीज़ इसमें भी लिखी है कि मोटिवेशन रिक्वायर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन अगर आप किसी को करते हैं, किसी ने अच्छा काम किया उसको अगर आप एक्नॉलेज करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर टूल के तौर पे काम करता है। पार्टिसिपेशन हैज मोटिवेटिंग इफेक्ट। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो आप उसमें आप अपने स्टाफ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजर अकेले डिसीजन ले रहा है, तो अगर आप अपने स्टाफ को भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो इससे उनको ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है और इससे वो काम को करने के लिए मोटिवेट फील करते हैं। दो काम है दोस्तों, एक में मैनेजर ने खुद से डिसाइड किया, दूसरे में मैनेजर अपने एम्प्लॉय से पूछ रहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो जहाँ पे एम्प्लॉयज को आपने इन्वॉल्व किया वहां पे आपको काम को लेके आपके एम्प्लॉयज में ज्यादा मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीइंग आवर सेल्फ प्रोग्रेसिंग मोटिवेटर्स। मान लीजिए आपका कोई बड़ा काम था, तो छोटे छोटे हिस्से में आपने बांटा और छोटे काम में अगर आपने सक्सेस हासिल की, मतलब जब आपको दिखता है कि जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको देख के आपको मोटिवेशन फील होता है, उससे भी आपको खुशी मिलती है। तो वही चीज लिखी है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन वो बार बार फेलियर हो रहा है, अगर उसको छोटी सी भी सक्सेस मिलेगी तो वो छोटी सक्सेस काफी है उसको एक मतलब मोटिवेट करने के लिए आगे बड़ी सक्सेस के लिए। तो वही लिखा है कि जब हम अपने आप को जीतते हुए देखते हैं, ठीक है, जब हम देखते हैं कि हम प्रोग्रेस आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे अपनी ग्रोथ को देख के भी हमें मोटिवेशन फील होता है। चैलेंजेस ओनली मोटिवेट इफ वी कैन विन। मतलब ऐसे चैलेंज जिसको जीत सके, जिसको हम विन कर सके या जीत सके, तो वही वाले चैलेंज हमें मोटिवेट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा टास्क दिया जो कोई कर ही नहीं सकता, तो उस टास्क को देख के लोग क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये काम तो किसी से हो ही नहीं सकता। तो जो मॉडरेट लेवल का चैलेंज या टास्क होता है, तो वो चीज़ भी हमें मोटिवेट फील कराती है। ग्रुप बिलोंगिंग्स मोटिवेट्स। तो जब आपको फील होता है कि आप ग्रुप का पार्ट है, किसी टीम का पार्ट है, तो उससे आपको बिलोंगिंग की फीलिंग आती है और उसकी वजह से भी आप मोटिवेशन फील करते हैं। तो ये जो आपके 6-7 पॉइंट्स है, ये ज़रूरी है किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब इनरिचमेंट, और इसके बाद एक और टर्म रहेगा आपका जॉब इनलार्जमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि हाई क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव करना, टास्क बढ़ाना। टास्क ऐसे बढ़ाना कि आपके अंदर ऑटोनॉमी आ जाए, आपको अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ जाए। तो वही होता है आपका जॉब इनरिचमेंट। यानी यहाँ पे आपका जो दो तरह की ग्रोथ होती है दोस्तों, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है कि सेम टाइप का टास्क आप और ज्यादा कर रहे हैं, तो वो जगह आपका हॉरिजेंटल, जिसको बोला जाता है जॉब इनलार्जमेंट। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जॉब इंटरेस्टमेंट में क्या होता है कि हाई टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। आपको आज़ादी दी जाएगी कि आप खुद से डिसाइड कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक पर्सन है, ठीक है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे आपका काम है सेल्स करना, प्रोडक्ट बेचना। फिर सेल्स के बाद आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो दुकान में कोई लड़का वो क्या करता है कि सेल्स करता है, प्रोडक्ट को बेचता है, सेल्समैन आप बोल सकते हैं, सेल्स बॉय। एक तो प्रोडक्ट जनता को, ग्राहक को बेच रहा है, प्लस एक रजिस्टर है। दुकानदार जो मेन ऑनर है उसने बोला कि अब से तुम एक काम करोगे, रजिस्टर में भी एंट्री करोगे, ठीक है। एक तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है और रजिस्टर के आज कितने रुपए का हमने किसको सामान बेचा, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, ये वाला काम भी उसको दिया गया। प्लस उसको ये वाला काम भी दिया है कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो तुम बगल में दुकान है वहां से बीच में चाय भी लेके आओगे, जब ग्राहक जाने वाला होगा तो उसको थोड़ी देर वेट करा के चाय भी लेके आओगे। तो ये तीनों काम ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, मतलब हॉरिजेंटल यहाँ पे हो रहा है, सेम टाइप का टास्क है। बगल की दुकान से चाय लाओगे, रजिस्टर में एंट्री करोगे, सेल्स भी करोगे, सेल्समैन का भी काम करोगे, तो ये तीनों एक टाइप के टास्क है। इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब सेम टाइप का टास्क है। सो ये हो जाएगा जॉब इनलार्जमेंट, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बात करें इनरिचमेंट की, तो यहाँ पे दुकानदार उस पर्सन से पूछ रहा है कि तुम स्ट्रेटेजी बनाओ कि हम ऐसा क्या करें दुकान में कि जो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, हमारी सेल्स बढ़े। तुम एक स्ट्रेटेजी बनाओ। तो स्ट्रेटेजी क्या, उसका माइंड गेम है, तो ये हो जाएगा उसका वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि आपको आजादी दे दी गई। अभी तक तो आपको बोला था कि रजिस्टर में एंट्री करो, चाय लेके आना, सामान बेचना। अब आपको आजादी दे दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई कि तुम खुद से डिसाइड करो हम दुकान में ऐसा क्या करें, किस टाइप का सामान हम रखें जिससे हमारे ज्यादा ग्राहक आए। फिर
वो जो पर्सन है वो सजेस्ट कर रहा है कि गर्मी है तो हम कॉटन के ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं, इस तरह से अगर वो सजेशन दे रहा है तो ये उसका इनरिचमेंट हुआ है, ये उसका इन्लार्जमेंट नहीं हुआ। इन्लार्जमेंट में क्या होता है कि सेम टाइप का टास्क आपका बढ़ा दिया जाता है, पर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मेन रीज़न है कि जब आप सेम टाइप का काम बार बार करते हो तो आपको बोरियत महसूस होती है, ठीक है? तो उसी मोनोटनी और बोरियत को दूर करने के लिए जॉब इनरिचमेंट या इन्लार्जमेंट किया जाता है। सो जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि क्वालिटी, आपके काम की क्वालिटी को बढ़ाना, आपको जिम्मेदारी का काम देना। और जॉब जॉब ये इनरिचमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इनलार्जमेंट है वो है क्वांटिटी। काम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ रही है, सेम टाइप का ही काम बढ़ रहा है। यहाँ पे आपके काम की क्वालिटी बढ़ रही है, आपको ऑटोनॉमी यानी आज़ादी दी जा रही है। तो मेन जो कीवर्ड्स है वो यही है कि आपके काम की क्वालिटी बढ़ रही है, आपको आज़ादी दी जा रही है, ठीक है? आपको इसके लिए रेडी किया जा रहा है कि आपका अच्छा प्रमोशन हो जाए। तो वो हो जाएगा आपका जॉब इनरिचमेंट। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू बिल्ड इन जॉब टू हायर सेंस ऑफ चैलेंज एंड अचीवमेंट। तो इससे क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट से आपका काम काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है जब आप उसको पूरा कर लेते हैं। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि जो पर्सन है, पर्सन की पर्सनल ग्रोथ होती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और जो जॉब इनलार्जमेंट के बारे में भी बताया, जॉब इनलार्जमेंट विच अटेम्प्ट्स टू मेक ए पर्सन वेरिड बाय रिमूविंग द डलनेस एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग रिपीटेटिव ऑपरेशंस। तो एक ही टाइप का काम आप बार बार कर रहे हैं तो दो तीन काम आपको और जोड़ दिए जाएंगे, वो हो जाएगा इनलार्जमेंट। लेकिन जॉब इनरिचमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपके काम की क्वालिटी बढ़ाई जाए, आपको ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है, आपको जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी दी जाए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो ये चार चीजें मेन होती है आपकी जॉब इनरिचमेंट पे। सो जॉब इनरिचमेंट क्या है, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन का टेक्निक है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है टू गिव एम्प्लॉय ग्रेटर सेटिस्फिकेशन इन देयर वर्क। तो इससे क्या एम्प्लॉयज अपने काम में काफी अच्छा और काफी सेटिस्फाई फील करते हैं। इट मीन्स गिविंग एन एम्प्लॉयज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर रैंकिंग पोजिशन। तो यहाँ पे हाई रैंक की पोजिशन की उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। मान लीजिए आप है अकाउंटेंट, तो आपकी ब्रांच मैनेजर मान लीजिए एक महीना छुट्टी पे है, तो आपको अकाउंटेंट के साथ साथ ब्रांच मैनेजर का रोल भी दे दिया जाएगा। तो ये एक तरह से आपकी जॉब इनरिचमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें हाई रैंक की पोजीशन का काम भी आप ही को दे दिया गया। इन एसेंस अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहे, एन इनरिच जॉब गिव्स द एम्प्लॉय मोर सेल्फ मैनेजमेंट इन देयर ड्यूटीज। तो आप खुद को ही मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब आप खुद ब्रांच मैनेजर बन गए तो आप खुद को ही मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले आप अपने ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक महीने के लिए आपको ब्रांच मैनेजर की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज का सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मेन पर्पस होता है कि आपको ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी दी जाए। एम्प्लॉयज हैव लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिपोर्ट ऑन देयर वर्क्स टू सुपरवाइजर। यानी अब आपको कम लोगों को रिपोर्ट करना है, क्यों? क्योंकि आपको खुद को आज़ादी दी गई है। दिस फ्रीज हिम टू फोकस मोर ऑन देयर वर्क। तो आपको अलग अलग जगह पर रिपोर्ट नहीं करना, इससे आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मेकिंग डिसीजन, खुद से डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी करियर गोल है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों जॉब एनरिचमेंट का। सो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देख ली कि जॉब एनरिचमेंट एक्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सो जॉब एनरिचमेंट को अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो क्या होगा, इसमें होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑटोनॉमी, आज़ादी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, ताकि वो खुद से डिसीजन ले सकें। और इससे उनको क्या होता है कि अकम्पलिशमेंट, उसको लगता है कि ये टास्क पूरा हुआ, तो उससे उनके अंदर मोटिवेशन उनको फील होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपका जॉब एनरिचमेंट का। जो आपका हर्षबर्ग था, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे इनरिचमेंट की, जॉब के इनरिचमेंट को लेके। वो क्या था? रिमूविंग सम कंट्रोल्स वाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट में आपके कुछ कंट्रोल कम हो जाते हैं, आप जिन जिनको रिपोर्ट करते हैं कंट्रोल वो कम हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो वैसी ही रहती है। इंक्रीजिंग पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे पहले आप ब्रांच मैनेजर के थ्रू रिपोर्ट हो रहे थे, तो वहाँ पे आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब आप ब्रांच मैनेजर हैं और अकाउंटेंट भी आप ही हैं, तो आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें हो जाता है। असाइनिंग ईच वर्कर ए कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क विद ए क्लियर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हर वर्कर को एक क्लियर कट काम बताया जाता है कि ये काम आपको शुरू करना है, ये खत्म। तो एक क्लियर स्टार्ट और एंड पॉइंट होना भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एडिशनल अथॉरिटी, आपको और जिम्मेदारी दी जाती है और आज़ादी दी जाती है कि आप अपना काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। पहले अकाउंटेंट को ब्रांच मैनेजर से पूछ के काम करना होता था, अब आपको ही ब्रांच मैनेजर बना दिया गया। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या कर दी गई, कम कर दी गई। सॉरी, आपकी जो अथॉरिटी है वो कम कर दी गई है, ठीक है। आपको एडिशनल अथॉरिटी दे दी गई है, और जो है आपको आज़ादी दे दी गई है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं।
द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड मोर डिफिकल्ट टास्क इनटू जॉब। तो इसमें क्या होता है कि नया और डिफिकल्ट टास्क आपकी जॉब में ऐड हो जाता है। पहले तो सिर्फ आप अकाउंटेंट थे या सर्विस मैनेजर थे, अब आप ब्रांच मैनेजर बन चुके हैं, तो आपका काम काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फायदा होता है आपके जॉब एनरिचमेंट का। तो ये कुछ चीजें आपके हर्षबक ने बताई थी कि जब भी आप जॉब एनरिचमेंट करें तो इन चीजों का ध्यान में रखें। प्रॉपर इसके लिए चेकलिस्ट भी दी गई है। तो हर्षबक ने एक चेकलिस्ट दिया जॉब एनरिचमेंट को लेके। उसमें हर्षबक ने बताया कि जब भी आप जॉब एनरिचमेंट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेलेक्ट दोज जॉब वेयर टेक्निकल चेंज आर पॉसिबल विदाउट मेजर एक्सपेंस। तो ऐसी जॉब का आप एनरिचमेंट कीजिए जहाँ पे टेक्निकल चेंज पॉसिबल और ज़्यादा खर्चे भी नहीं आने चाहिए। ठीक है। जॉब सेटिस्फिकेशन इज लो। ऐसी जॉब्स जहाँ पे लोग जो है अपने काम को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, इस टाइप की जॉब को ही आपको जॉब एनरिचमेंट करना चाहिए। मतलब जहाँ पे लोग सेटिस्फाई नहीं है, मतलब लोगों का मोटिवेशन लेवल डाउन है। तो जिन जगह पे आपको लगता है जिन जॉब्स में लोग सेटिस्फाई नहीं है, मोटिवेशन लेवल डाउन है, सिर्फ उसी टाइप की जॉब का आपको एनरिचमेंट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज लाइकली विद इंक्रीज इन मोटिवेशन। तो जैसे जैसे मोटिवेशन बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। और अवॉइड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो जब भी आप जॉब को डिजाइन कर रहे हैं तो जो आपके खुद के एम्प्लॉयज हैं उनको आप इन्वॉल्व मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे पूछ के ही जॉब को डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो वो जो है काम, जॉब एनरिचमेंट का काम मैनेजर खुद से करेगा। एम्प्लॉयज को जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। सेट ए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो जो भी आपने एनरिचमेंट करके चेंज किया है तो एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करना चाहिए देखने के लिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंटिसिपेट एन अर्ली डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस एज वर्कर्स गेट टू। तो जैसे आपने जॉब एनरिचमेंट की तो नए नए काम आ गए, तो नए नए काम की वजह से क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जाएगी। तो इस चीज को आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है। तो जॉब एनरिचमेंट जो होता है इट एम्स टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। तो इंडिविजुअल के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो रिकॉग्नाइज होते हैं, उनके काम को रिकॉग्निशन दी जाती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है और अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। ठीक है, सिर्फ उनका टास्क ही नहीं बढ़ रहा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उनकी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जब वो पूरा होता है तो वो काफी रिकॉग्नाइज और अचीवमेंट इस तरह की फीलिंग वो करते हैं। ठीक है, इसमें काम में आपको ऑटोनॉमी दी जाती है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो पहले फायदों की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का फायदा है। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज काफी मोटिवेशन फील करते हैं। ज्यादा मोटिवेशन मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील होते हैं। सो आपने एडिशनल फीचर जॉब में ऐड कर दिए, तो इससे क्या है कि जो जॉब होल्डर है उसकी स्किल वेराइटीज और आइडेंटिटी, ठीक है, ये सब चीजें भी इंप्रूव हो जाती है। एम्प्लॉय को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंट्रोल, उसको लगता है कि हाँ मुझे कंट्रोल देते हैं क्या, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम वाली भी फीलिंग आती है। इससे जो आपका एम्प्लॉय है उसको, जॉब होल्डर को जो है एक स्टेटस फील होता है कि हाँ मेरे को एक अच्छी स्टेटस वाली अच्छी जॉब मेरे को दी गई है, मेरे काम में इंप्रूवमेंट हुई है। और इसके साथ साथ बाकी काम में, बाकी एरियाज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए। इसके अलावा कुछ इसके नुकसान भी है कि जो लेजी इंप्लॉयज है उनको अगर आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे या पावर दोगे तो उसको पसंद नहीं करते। यूनियन भी इसमें रेजिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि अब जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा जॉब या एक्स्ट्रा काम आप यूनियन को दे रहे हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो यूनियन ऑब्वियसली जो है एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करती है, तो वो उसको रेजिस्ट करेगी, इसके लिए मना करेगी। Job enrichment itself might not be a great motivation since it is job entrancing as the two factor theory job। तो यहाँ पे बोला है कि जो जॉब एनरिचमेंट है सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है मोटिवेशन के लिए, कुछ और चीजें भी होनी चाहिए। जैसे आपने टू फैक्टर थ्योरी देखा था ना, उसमें लिखा था कि दो चीजें होनी जरूरी, एक है हाइजीन, दूसरा है मोटिवेशन। हाइजीन मतलब ऐसी चीज जो अगर नहीं होगी, मतलब जो होगी तो सेटिस्फिकेशन नहीं देगी, आपको मोटिवेट नहीं करेगी, लेकिन अगर वो गायब हो जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी, तो आपको डिमोटिवेट करेगी। जैसे आपकी सैलरी, सैलरी से आप मोटिवेट नहीं होते, लेकिन अगर सैलरी गायब हो जाए, सैलरी ना मिले, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हाइजीन फैक्टर का होना भी जरूरी है। सिर्फ आपने मोटिवेशन कराया उतना सफिशिएंट नहीं है। और इसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कुछ ऐसे भी वर्कर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग डिमोटिवेट और हो जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो चेंज इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आपने बहुत सारा चेंज कर दिया तो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट में क्या हो रहा है कि आप चेंजेस कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, तो कई बार उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके कुछ फायदे और नुकसान हो गए। लिमिटेशन भी है, जॉब एनरिचमेंट की कुछ लिमिटेशन है। क्या कमियां हैं? फायदे नुकसान तो हमने देख लिया, इस मेथड में क्या कमी है। पहला जो प्रॉब्लम है इसका वो है टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी जॉब्स होती है विच आर हाईली टेक्नोलॉजिकल
रिक्वायरिंग अ स्पेशल स्किल्स वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एनरिच। कुछ जॉब्स ऐसी है जहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रॉपर स्किल आनी चाहिए, आप ऐसे ही किसी और को वो काम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया कि कुछ मशीन्स या कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे स्पेशल टेक्नोलॉजी ही यूज होती है और वो स्पेशल टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं, तो इस टाइप की जॉब का आप जॉब एनरिचमेंट नहीं कर सकते। कॉस्ट, जब आप जॉब एनरिचमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका कॉस्ट, ये भी एक लिमिटेशन है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स, as lack of interest in doing something different or plain laziness to make a large act। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैनेजर्स या जो वर्कर्स है उनको कुछ डिफरेंट या कुछ नया या कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देना चाहे तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इसमें जो है कुछ लोग इस बात को लेके भी कंप्लेन करते हैं कि जो इनरिच जॉब होता है उनमें उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती है, टू मैनी अपॉर्चुनिटी टू कमिट, क्योंकि अब नया काम है तो आपको ज़्यादा मालूम भी नहीं रहेगा, तो आपकी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, इस चक्कर में जो एम्प्लॉयज़ है वो इस बात से भी डर जाते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी या जॉब भी उनका जा सकता है, तो ये सारे इश्यूज इसमें आ जाते हैं। रिएक्शन ऑफ यूनियन लीडर, तो यहाँ पे वो बात फिर से आ गई कि यूनियन लीडर का भी रिएक्शन इसमें ज़्यादा खास नहीं होता। जब आप उनका ज़्यादा काम बढ़ा रहे हैं, एक पर्सन से आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दे रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटेंट है उसको आपने बीएम का काम भी देते हैं कि अब से ब्रांच मैनेजर भी है, तो इससे जो ब्रांच मैनेजर की जो पोस्ट है वो तो खाली हो गई ना, तो यानी यहाँ पे लॉस ऑफ जॉब भी होता है, तो इसीलिए यूनियन इसका अपोजिशन भी करती है। तो ये आपका जॉब इनरिचमेंट का लिमिटेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो जॉब इनरिचमेंट इतना सारा पॉइंट तो वैसे नहीं पूछते दोस्तों, सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछते हैं और क्या इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी, कॉस्ट और एटीट्यूड ऑफ मैनेजर और रिएक्शन ऑफ यूनिट, बस ये 4 पॉइंट्स याद कीजिए। फायदा नुकसान भी ज्यादा इसका नहीं पूछेंगे, अगर पूछते भी तो बहुत ईजी है ना कि एम्प्लॉयज जो कुछ लेजी होते हैं तो उसका मना करेंगे या यूनियन इसको मना करेगी, तो ये फायदे नुकसान मेरिट डिमेरिट जनरली नहीं पूछा जाता है। लिमिटेशन पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट आप समझ चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट, नाम से ही लग रहा है लार्ज, यानी नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ा दी है। वहां पे क्या था, काम भी बढ़ रहा है, साथ साथ एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आपको दिया जा रहा है। आप अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से ऊपर की पोस्ट है ब्रांच मैनेजर, अब से आप ब्रांच मैनेजर भी बन गए, वो हुआ आपका जॉब इनलार्जमेंट, सॉरी इनरिचमेंट, जो टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जॉब इनलार्जमेंट की। अब इसको ब्रांच के एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए ब्रांच में 4 क्लर्क है, एक अकाउंट ओपनिंग देखता है, एक कैश है, ठीक है, एक आपका कुछ डिजिटल ऐप ये सारा काम देखता है, या एक सिर्फ कॉल, कस्टमर को कॉल्स करता है ये कस्टमर, तो 4 क्लर्क है। हुआ क्या, इसमें से 2 क्लर्क छुट्टी पे, ठीक है, तो उसमें से जो कैश काउंटर है उसको तो आप परेशान नहीं कर सकते क्योंकि दिन भर में उसको कैश देखना है, तो जो अकाउंट ओपनिंग वाला है उसको ये 3 काम देती है कि अब से डिजिटल जो कोई ऐप का प्रॉब्लम है वो भी आप देखोगे, कॉल्स भी आप करोगे और अकाउंट ओपनिंग भी आप करोगे, केवाईसी सारा काम आप करोगे, यानी 3 क्लर्क का काम इस अकेले क्लर्क को करना है, तो यही हुआ जॉब एनलार्जमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि सेम लेवल का काम, ऐसा नहीं कि क्लर्क को ब्रांच मैनेजर की या कोई हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, नहीं, इसी को बोला गया जॉब एनलार्जमेंट, मतलब सेम टाइप का काम आपके वहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने आपको दोस्तों ब्रांच के एग्जांपल से समझाया कि इनरिचमेंट और एनलार्जमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एनलार्जमेंट में क्या हो रहा है कि आप अकाउंटेंट है, आपको बड़ी पोस्ट दी गई है, जैसे क्लर्क है, क्लर्क को ऑफिसर की कोई पोजीशन का काम करने को दिया गया है, तो अगर क्लर्क को ऑफिसर का काम दिया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इनरिचमेंट। अगर क्लर्क को दूसरे क्लर्क का काम दिया जाएगा कि दूसरा क्लर्क छुट्टी पे तो उसका काम कर लो, या कोई दूसरा क्लर्क 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे, किसी भी लीव पे आप उसका काम 6 महीने तक देखोगे, तो वो हो जाएगा इनलार्जमेंट। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ गए। इनलार्जमेंट में सेम लेवल का काम बढ़ जाता है, लेवल नहीं बढ़ रहा, सेम लेवल का काम बढ़ जाएगा। एनरिचमेंट में थोड़ा हाई पोजिशन का, हाई लेवल का काम बढ़ जाएगा। सो वही चीज इसमें लिखी गई है। देखते हैं जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने इनलार्जमेंट का ज्यादा कुछ क्लियर कट नहीं बताया, पर यहाँ पे इन्होंने एक लाइन यहाँ पे ऐड की है, देखिए, जॉब इनलार्जमेंट इज अपोजिट टू वर्क सिंप्लीफिकेशंस एडिंग। जैसे जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि आपका टास्क बढ़ा दिया जाता है, आपकी ड्यूटीज बढ़ा दी जाएगी, आपको एक हाई पोस्ट का काम दे दिया जाएगा। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल का, जैसे आप क्लर्क हैं तो क्लर्क के ही आपको 2-3 क्लर्क के काम और करने पड़ जाएंगे, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बोला जाता है। और जो इससे पहले हमने टॉपिक देखा था दोस्तों जॉब एनरिचमेंट, उसको बोला जाता है वर्टिकल एक्सपेंशन। वर्टिकल कैसे, आप हैं स्केल 2, मान लीजिए आपका ब्रांच मैनेजर है स्केल 3, तो स्केल 2 से स्केल 3 का काम आपको देखना है, तो इसीलिए इसको वर्टिकल एक्सपेंशन बोलते हैं।
तो इनलार्जमेंट में क्या होता है कि सेम टाइप का काम आपको रिपीट करना पड़ता है, औरों का काम भी आप ही को करना पड़ता है, काम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ विद द सेम स्किल्स टेकिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक एक्सटेंडिंग वर्किंग आवर्स। तो इसमें क्या होता है, आपकी सेम स्किल्स चाहिए, इसमें आपका काम बढ़ जाता है, इसलिए आपके वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाते हैं। सो जॉब इनरिचमेंट और इनलार्जमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। जॉब इनरिचमेंट में आपका वर्टिकल लोडिंग होता है, यानी अकाउंटेंट को ब्रांच मैनेजर बना दिया गया, तो वो हो जाएगा जॉब इनरिचमेंट। अगर हम बात करें जॉब इनलार्जमेंट में, तो यहाँ पे 2 क्लर्क छुट्टी पे हैं, तो आप ही को दोनों क्लर्क का काम देखना है, तो क्लर्क को 2-3 क्लर्क का काम एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, मतलब सेम लेवल है, लेवल सेम है, क्लर्क का लेवल है, तो वो हो जाएगा आपका जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है। तो डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ गए। अब देखेंगे इसके फायदे क्या हैं। तो इसमें क्या टास्क में वैरायटी है। पहले आप सिर्फ केवाईसी अकाउंट ओपनिंग देखते थे, अब आपको कॉल भी करनी है, एनपीए कस्टमर को बात करनी है, ठीक है, या जो किसी को ऐप में प्रॉब्लम है तो वो सारा भी आप ही को देखना है, तो टास्क आपका बढ़ जाता है। आपको जो है फुल एबिलिटी यूटिलाइजेशन, मतलब आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी फुल एबिलिटी मतलब पूरा का पूरा आपका यूटिलाइजेशन किया जाता है, मतलब आपका मैक्सिमम आउटपुट आपसे लिया जाता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस फीडबैक भी जो है काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके कुछ नुकसान भी है कि जब आपका काम बढ़ गया तो कई बार आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, ठीक है। बहुत से केसेस में आपको काम नहीं मालूम तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसका खर्चा अलग से आएगा। और अब प्रोडक्टिविटी हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ जाएगी, बहुत सारा काम बढ़ गया इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, शायद आउटपुट कम भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि नया काम है तो उसको सीखने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और वर्कलोड इंक्रीज, तो काम भी बढ़ जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ पहले अपना 5 या 6 बजे क्लर्क घर जाता था, अब उसको 7 से 8 बजे बैठना पड़ेगा, तो उसका काम भी बढ़ जाएगा। अब यूनियन क्या करेगा, एक्स्ट्रा पे का कि एक्स्ट्रा पे की डिमांड करेगी, ठीक है। तो कंपनी के हिसाब से तो ये नुकसान ही है कि उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। जॉब में स्टिल रिमेन बोरिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि जॉब इनलार्जमेंट से काम या बोरियत को दूर किया जाएगा। मेनली ये 2 थ्योरीज क्यों दी गई है, इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट की जो रीज़न है वो यही बोला गया कि लोग अपने काम से बहुत बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए इनलार्जमेंट करना चाहिए, उनको ज़्यादा काम देते तो शायद बोरियत दूर हो जाए, पर ये एक सॉलिड प्रूफ आइडिया नहीं है। अगर आप किसी को काम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उससे बेटर ऑप्शन तो देखा जाए तो जॉब रोटेशन है, जो कि मैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। जॉब रोटेशन आपको हेल्प कर सकता है बोरियत से बचने के लिए, ये आपको मोटिवेशन दे सकता है, पर काम आपने बढ़ा दिया ज़्यादा काम से तो पर्सन और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा ना, कि वैसे ही वो बेचारा बोर था, अब आपने उसको इतना सारा काम दे दिया, वो और थक जाएगा और बोर हो जाएगा, ठीक है। तो और भी मतलब एक सॉलिड प्रूफ ये एक अच्छा आइडिया मेरे हिसाब से तो नहीं है। यूनियन डिमांड हाई पे, तो जो यूनियन है वो भी बोलती है कि हाई मतलब ज़्यादा सैलरी दो, जब आप ज़्यादा काम करा रहे हो तो ज़्यादा सैलरी दो। जॉब में स्टिल रिमेन बोरिंग, तो काम स्टिल फिर से वही है, पहले आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग कर रहे थे, अब आप कॉल कर रहे हैं, तो काम तो फिर भी वही बोरिंग और रूटीन ही हो गया। तो ये खुद से आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो फायदे नुकसान भी आपने इनलार्जमेंट के देख लिए। फायदा वही है कि टास्क बढ़ गया, वैरायटी बढ़ गई, एम्प्लॉयज़ को फुल्ली आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस फीडबैक भी आप दे पा रहे हैं। नुकसान इसका यही है कि ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या प्रोडक्टिविटी ज़रूरी नहीं कि बढ़ जाए, जो वर्कलोड है एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ जाएगा, यूनियन फिर हाई पे की डिमांड करेगी, और जॉब फिर भी जो आपका एज इट इज़ बोरिंग ही रहेगा। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है टास्क सेम लेवल की बढ़ा दी गई है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। इससे पहले जो हमने जॉब इनरिचमेंट देखा था उसको वर्टिकल एक्सपेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का क्या मतलब है, ब्रांचेस में आपने बहुत बार देखा होगा, 4 क्लर्क हैं, 3 या 6 महीने के ड्यूरेशन में उनकी जॉब यहाँ से वहाँ रोटेट होती है। मान लीजिए एक है क्लर्क जो क्या काम करता है, अकाउंट ओपनिंग। क्लर्क नंबर 2 क्या करता है, केवाईसी। थर्ड देखता है कैश। और एक और है, मान लीजिए वो करता है आपका अकाउंट ओपनिंग होगा, केवाईसी होगा, कैश हो गया। चौथा मान लीजिए कॉल करता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो उनका काम 3 या 6 महीने के ड्यूरेशन में चेंज कर दिया जाएगा, सीट्स बदल दी जाएगी। 1 को 4 का काम दे दिया जाएगा, 2 को 3 का काम, ठीक है। तो इस तरह से जो काम होता है इसी को जॉब रोटेशन बोलते हैं। सो जॉब रोटेशन में क्या होता है कि लेटरल ट्रांसफर होता है एम्प्लॉयज़ का, अलग अलग जो पोजिशन है, जो टास्क है, उनको जो है रोटेट किया जाता है। तो ब्रांचेस में आपने देखा होगा कि जॉब रोटेशन चलता रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इंडिविजुअल लर्न डिफरेंट स्किल्स, तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए होती है, अलग अलग टास्क के हिसाब से आपकी अलग अलग स्किल्स आप सीख पाते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ठीक है। और सो जॉब रोटेशन से जो है इंडिविजुअल को अलग अलग काम का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मिलता है, और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कई बार हमें लगता है कि दूसरे सीट पे काम कम है, ठीक है, हम नेगेटिव इमेज भी बना लेते हैं कि उसके पास तो काम नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है। जब आपको उस सीट पे बिठा दिया जाएगा जॉब रोटेशन में, तो आपको असलियत पता लगी कि नहीं, उस सीट पे भी बहुत सारा काम है। तो इस तरह से जॉब रोटेशन से क्या कर सकते हैं हम, जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, जो नज़रिया है इंडिविजुअल का, वो भी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी इंप्रूव हो जाता है।
सो जॉब रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच इनेबल इंडिविजुअल्स टू नो एंड वर्क बियॉन्ड देयर डोमेन। तो उनका खुद का जो डोमेन है, उनका जो खुद का एरिया, उससे आगे बढ़ के वो काम को सीखते हैं। ऑल्सो गेन फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। तो बाकी जो आपके टीम के मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज और एक्सपर्टाइज सब गेन करते हैं, आप चीजें सीखते हैं। जॉब रोटेशन के कुछ फायदे भी हैं, पर अगर हम उसके कुछ नुकसान की या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस भी इसमें होते हैं। सो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि आपको जॉब रोटेशन ये सब करनी है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल को भी टाइम चाहिए कोई नया प्रोसेस या नई स्किल के लिए, क्योंकि अब आपने उसको नई सीट पे बिठा दिया तो उसके लिए आपको नई स्किल के लिए कुछ टाइम भी इसमें इंडिविजुअल को देना पड़ेगा। और कई बार उनको ट्रेनिंग दिलानी पड़ती है जिसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम बढ़ जाता है। कई बार इससे स्ट्रेस भी आ जाता है। जैसे अपनी सीट का काम तो आपको मालूम है, अब नई सीट पे आप चले गए, वहाँ पे काम आपको इतना आइडिया नहीं है, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आपको स्ट्रेस या एनेक्सिटी भी जो है देखने को मिलती है। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस हो गए आपके जॉब रोटेशन के। तो जॉब रोटेशन आपका ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, शॉर्ट में ही पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो जॉब रोटेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि कुछ टाइम की इसका टाइम फिक्स नहीं है, वो कंपनीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जॉब रोटेशन हर 3 महीने में 6 महीने में करनी चाहिए। कंपनीज को लगता है कि हाँ इस टाइप का काम है, इतने टाइम बाद रोटेशन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेटरल ट्रांसफर हो रहा है आपके एम्प्लॉयज़ के काम का, अलग अलग पोजीशन का और टास्क का। ठीक है, और जैसे ही जॉब रोटेशन होती है तो नए नए टास्क आप सीखते हैं, तो इससे आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का वो भी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है कि कई बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि जॉब रोटेशन ये सब होगी, उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। नए प्रोसेस को समझने में एक्वेंट होने के लिए इंडिविजुअल को अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है। और एंड बी फ्रेंडली विद अदर एम्प्लॉयज़। तो जैसे आप किसी दूसरी टीम वाले आपको किसी दूसरी टीम का हिस्सा बनाते हैं क्या जॉब रोटेशन की तरह, तो नई टीम में नए एम्प्लॉयज़ है तो उनके साथ फ्रेंडली होने में भी आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कई बार इसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी होता है, आपका टाइम वेस्ट भी होता है ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर नई जॉब के हिसाब से जॉब रोटेशन में आपका टास्क चेंज हो रहा है ना, जॉब चेंज हो रही है। मतलब विद इन द सेम कंपनी कंपनी के अंदर आपको कोई दूसरी जॉब दी जा रही है, काम आपका बदल गया, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम आपकी जॉब सेटिस्फिकेशन। जॉब सेटिस्फिकेशन का क्या मतलब है? सो जॉब सेटिस्फिकेशन एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, हॉपॉक ने 1935 में डिफाइन किया कि जॉब सेटिस्फिकेशन एज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांस दैट कॉज ए पर्सन ट्रूथफुली टू से आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब। यानी कोई पर्सन इस बात को कन्फेस कर रहा है कि मैं अपने काम से, अपनी जॉब से कितना खुश हूँ, तो वही है उसका जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब उसको कितना खुशी महसूस हो रहा है कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, अपने काम से वो कितना खुश है। तो सो जॉब सेटिस्फिकेशन एक तरह से आपकी इंटरनल फीलिंग होती है। आप अपने काम से सेटिस्फाई है नहीं, वो बात अलग है कि आपके फेस से, आपके हाव भाव से पता लग जाएगा कि आप कितने सेटिस्फाई है, पर ये आपकी एक इंटरनल फीलिंग होती है और इसका इन्फ्लुएंस आपके एक्सटर्नल फैक्टर से होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंटरनल है, लेकिन इसमें बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होंगे वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सो इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो जॉब सेटिस्फिकेशन इज हाउ कंटेंट, मतलब कितना खुश, कंटेंट और हैप्पी एन एम्प्लॉय विद देयर जॉब। कोई भी एम्प्लॉय अपने जॉब से कितना खुश है, कितना वो कंटेंट है, तो वही उसका जॉब सेटिस्फिकेशन होगा। पर जॉब सेटिस्फिकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई पर्सन अपने काम को लेके सेटिस्फाई होगा तो उसको मोटिवेशन फील होगा। ठीक है, और उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। हर कंपनी क्या चाहती है कि हमारे को एक अच्छी आउटपुट, अच्छी परफॉर्मेंस के एम्प्लॉयज मिले, तो इसीलिए जो है जॉब सेटिस्फिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मेनली यही देखता है कि एम्प्लॉयज अपनी जॉब को कैसे देखता है। ठीक है, उसको अपना काम क्या क्या लगता है, उसको किस तरह से वो देखते हैं। देर आर 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। तो जॉब सेटिस्फिकेशन की 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों में वन बाय वन देखेंगे कि पहला क्या है यहाँ पे। सो पहला इमोशनल रिस्पॉन्स। फर्स्ट जॉब सेटिस्फिकेशन इज इमोशनल रिस्पॉन्स टू द जॉब सिचुएशन। इमोशनल रिस्पॉन्स मतलब वो इमोशनली कितना अपना जॉब से कनेक्ट है। सेकेंड है आपका जॉब सेटिस्फिकेशन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय हाउ वेल आउटकम्स मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। कि जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस है और जो उसका आउटकम मिल रहा है, तो आउटकम उसकी एक्सपेक्टेशंस को कितना पूरा कर रहा है, जो उसने एक्सपेक्ट किया क्या वही उसको आउटकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इससे भी जो है जॉब सेटिस्फिकेशन डिसाइड किया जाएगा। तीसरा है जॉब सेटिस्फिकेशन इज रिप्रेजेंट सेवरल रिलेटेड एटीट्यूड्स। तो इसमें जो तीसरा है, इसमें जैसे आपका पर्सनल अचीवमेंट या और भी कई सारे एटीट्यूड्स इसमें हो सकते हैं आपके जॉब सेटिस्फिकेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिगर। ये इसी में ही है जॉब सेटिस्फिकेशन। तो इसका ट्रिगर्स क्या है, जॉब सेटिस्फिकेशन का क्या ट्रिगर है? तो पहला आपका नीड फुलफिलमेंट।
बाय एंड लार्ज देयर आर 5 मॉडल्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो अलग अलग चीजें हैं जो आपके जॉब सेटिस्फेक्शन में देखी जाती है। पहला आपका नेट फुलफिलमेंट। दिस मॉडल प्रपोज दैट सेटिस्फेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब अलाउ इंडिविजुअल, यानी जॉब्स में आपके इंडिविजुअल की कितनी जरूरतें पूरी की जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, उससे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उससे आपने अपना अच्छा घर लिया, अच्छी कार ली है, ठीक है, सारा काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपकी ज़रूरतों को ये चीज़ कितना पूरा कर रही है, आपकी जो नीड्स है उसको कितना फुलफिल कर रही है जॉब, तो उससे आपकी जॉब सेटिस्फाइड डिसाइड की जाएगी। सेकेंड है एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस। मतलब आपका जो जॉब से आउटकम मिल रहा है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी था। देखिए सेकेंड पॉइंट यही तो था ना कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना आपको आउटकम मिल रहा है। तो सेम वो जो सेकेंड पॉइंट है वही चीज़ यहाँ लिखी है कि एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस व्हेन जॉब आउटकम। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए और आपको लगा कि सैलरी होगी 50,000, लेकिन वहां पे आपने सुना कि 80,000 सैलरी है, तो आपने एक्सपेक्ट किया था मिलेगा 50,000, पर 80,000 मिल रहा है, तो ये जो 30,000 आपको एक्स्ट्रा मिला, तो इससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होगा। यानी जब आपकी जॉब का जो रिजल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाता है, तो उसका जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होता है। ठीक है, सो वही लिखा है कि दिस मॉडल प्रिडिक्ट, ये मॉडल बोलता है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं जब उनको लगता है कि आउटकम उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा आउटकम हमें मिल रहा है, तो उस केस में भी वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं। तीसरा है वैल्यू अटेनमेंट। सेटिस्फिकेशन रिजल्ट फ्रॉम परसेप्शंस दैट अ जॉब अलाउज फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट वर्क वैल्यू। तो जो इंडिविजुअल है, तो उनकी वर्क वैल्यूज क्या है, ठीक है, वर्क वैल्यू को वो क्या इंपॉर्टेंस दे रहे, तो उनकी जो वर्क वैल्यू है उसको कितना सेटिस्फाई करती है आपकी जॉब। सो ये जिम्मेदारी अब मैनेजर के ऊपर आती थी कि वो कैसे वर्क वैल्यू को मतलब पूरी करवाते हैं अपने इंडिविजुअल्स की। ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। तो हर कोई चाहता है कि उसको फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, तो अगर आपके एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो इससे भी जो है उनका जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। जेनेटिक कंपोनेंट्स। जेनेटिक मतलब कुछ लोगों के अपने पर्सनल ट्रेट्स होते हैं या जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी इस बात पे ये भी आपके जॉब सेटिस्फेक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब कुछ लोग जेनेटिकली चीज़ों को देखिए इस मॉडल में एग्जैक्टली ये बोला गया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ बोथ पर्सन। मतलब पर्सनली आपका क्या ट्रेट है, पर्सनली आप किस तरह से अपनी जॉब को लेते हैं, पर्सनल ट्रेट्स क्या है, या आपके जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, तो उसके आधार पे भी आपका जॉब सेटिस्फेक्शन डिसाइड होगा। तो 4-5 फैक्टर्स हैं। अगर आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी तो आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। सेकंड है जो आपने एक्सपेक्ट किया और जो आपको आउटकम मिल रहा है, अगर आउटकम आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, एक्सीड है, तो भी आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। वैल्यू अटेनमेंट, अगर आपकी जो वैल्यूज है उसको पूरा किया जाएगा, उसको फुलफिल किया जाएगा जॉब में, तो उससे भी आप सेटिस्फाई फील करते हैं। अगर आपको जस्टिस यानी फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तब भी आप जो है अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। लास्ट आपका जो नेचर है, जो आपकी पर्सनल ट्रेड्स है, जेनेटिक कंपोनेंट्स है, ये फैक्टर भी आपके जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो कुछ और यहाँ पे मेजर फैक्टर दिए गए हैं, ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आप कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब ये वो फैक्टर हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई हैं। पहला आपका सुपरविजन। सुपरविजन में ये बोला गया है कि हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि उसको काम में आज़ादी दी जाए, फ्रीडम दी जाए। सो जनरली द एम्प्लॉयर डिजायर दैट ही शुड बी अलाउड फ्रीडम। बार बार आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है, आपने कितना काम किया नहीं किया, तो बार बार आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो उससे भी आप काम को लेके कम सेटिस्फाई फील करते हैं। तो अगर आपको फ्रीडम दी जाएगी, सुपरविजन कम रहेगा, तो उसकी वजह से भी आपको अपने काम में काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होगा। सो जो सुपरवाइजर है उनको चाहिए कि वो सफिशिएंट फ्रीडम दे अपने काम में अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो मोटिवेशन फील करे। ठीक है, सेकेंड है वेल निट कोवर्कर्स। यानी अगर आपके फ्रेंडली और हेल्पफुल कलीग्स रहेंगे, तो आपके जो कोवर्कर्स मतलब आपके जो कलीग्स है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो उस हेल्पफुल कलीग्स की फ्रेंडली कॉर्पोरेटिव एनवायरनमेंट में भी आप अपना काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। मतलब जहाँ पे आप अपनी बातें शेयर कर सको, कुछ प्रॉब्लम आप शेयर कर सको, तो जहाँ पे आपके कलीग्स हेल्पफुल होंगे, फ्रेंडली होंगे, कॉर्पोरेटिव होंगे, तो ऐसे जो कोवर्कर्स होते हैं ये आपके जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। तीसरा है कंपनसेशन एंड पे। तो अच्छा खासा अगर आपको सैलरी पे किया जाएगा, ठीक है, बहुत सी स्टडी में पता लगा कि अगर एम्प्लॉयज को अच्छा खासा पेमेंट दिया जाए तो वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। ठीक है, और मॉस्लो की जो हायरार्की की जो नीड है, उस नीड में भी तो यही बोला गया ना कि रिकॉग्निशन, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीजें आपके जॉब को सेटिस्फाई करती है। अगर हम जैसे बैंकों की बात करें, तो वहाँ पे बेसिक पेमेंट, सैलरी, ये सब तो ठीक ठाक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सारा काम बाईपेटेड सेटलमेंट से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बैंक एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो उनको रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, या वर्किंग कंडीशन चाहिए। उनकी हेल्प से ही वो जो है अपने काम को सेटिस्फाई, जॉब सेटिस्फाई फील कर पाएंगे। एजुकेशन, कुछ स्टडीज की गई और पता लगा कि
जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लो एजुकेटेड, वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। कई बार आप नोटिस भी करना कि मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनका काम भी उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है। उतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट काम की वजह से अपने काम को लेके काफ़ी अनसेटिस्फाई होते हैं। उसी के बदले जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो अपने काम को लेके ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टडी में पाया गया। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो ये बात भी हम सही तरह से नहीं बोल सकते। बट इन द कंटेक्स ऑफ बैंक इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड कंक्लूसिवली। बैंक को लेके एज इट इज कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया, पर कुछ स्टडीज बाकियों पे की गई और पता लगा कि कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं अपने काम को लेके। वर्किंग कंडीशन, अगर आपको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दी गई है, इन्वायरमेंट काफ़ी सही है, ठीक है, प्लेजेंट सराउंडिंग है, तो उससे भी आप अपने काम को लेके काफ़ी सेटिस्फाई फील करते हैं। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जो आपको काम में सेटिस्फाई फील कराते हैं, ठीक है। तो सुपरविजन, अगर आपको कम से कम सुपरवाइज करे आपका मैनेजर, तो आप अपना फ्रीडम के साथ अच्छे से काम करते हैं और अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। अगर आपके कोवर्कर्स, आपके कलीग्स बहुत हेल्पफुल, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है, तो उससे भी आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। अगर आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा तो उससे भी आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करते हैं। एजुकेशन, स्टडी में पाया गया कि कम पढ़े लिखे लोग अपने काम को लेकर ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। वर्किंग कंडीशन, अगर एक गुड अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट दिया जाए तो भी जो है अपने एम्प्लॉयज आपके काम को लेके सेटिस्फाई फील करते हैं। बैंकों में जॉब सेटिस्फिकेशन कितना रिलेवेंस है, मतलब बैंक के एम्प्लॉयज अपने काम को लेके सेटिस्फाई फील करे, कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मॉस्लो की थ्योरी की बात करें, वहाँ पे जो बेसिक नेट है सैलरी, वो तो आपका बाइपेटेड सेटलमेंट के द्वारा देख लिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी सोशल नीड्स की इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी अच्छी वर्क लाइफ कंडीशन हो, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, काम में उनको आज़ादी मिले, तो इससे वो जो है अपना मोटिवेशन फील करेंगे, अपना काम को लेके वो सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो पैसा पेमेंट है वो तो आपका बायपार्टेड सेटलमेंट के द्वारा हो जाता है। बैंकों को चाहिए कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज के लिए वेलनेस प्रोग्राम, प्लान्स, ये सारी चीज़ें चलाएं। रिवॉर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। रिवॉर्ड मतलब कोई अच्छा करेगा तो उसको कुछ प्रॉपर रिवॉर्ड दिया जाए, तो इससे जो है एम्प्लॉयज काफ़ी अपने काम को लेके सेटिस्फाई फील करते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज अनसेटिस्फाई है तो वो बाकियों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो काफ़ी नेगेटिविटी हो जाएंगे, और जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर भी नेगेटिव मॉरल ये सारा कुछ आता है। इसलिए बैंकों को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को टाइमली वो मोटिवेट रखे। एक अच्छा पर्सन जो अच्छे से अपने काम को लेकर सेटिस्फाई है, वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, जैसे बैंक जो सर्विस इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर को सर्विस देते, तो अगर आपके एम्प्लॉयज अपने काम को लेकर मोटिवेशन फील करेंगे, खासतौर के जो फ्रंट लाइफ स्टाफ है, फ्रंट लाइन स्टाफ यानी जो क्लर्क जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, तो इस तरह के केस में अगर वो काम को लेकर सेटिस्फाई है, तो आपके स्टाफ जो है आपके एम्प्लॉयज को, सॉरी आपके जो कस्टमर्स है उनको भी वो अच्छा सर्विस देंगे। तो उन उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक वेल सेटिस्फाइड वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो बैंकों को कई सारे मेजर्स लेने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करें, ठीक है। इसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है। तो यहाँ पे बैंकों की बात की है। जनरली हमने कुछ फैक्टर्स देखे ना कि जैसे अच्छी वेजेस, अच्छी सैलरी, तो बैंकों में तो बाय बटेट सेटलमेंट से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो बैंकों के एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने जॉब सेटिस्फाई के लिए क्या होना चाहिए? उनकी सोशल नेट कि उनको रिकॉग्नाइज दिया जाए, वर्क लाइफ बैलेंस का, फ्रीडम ऑफ वर्क का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे बोला है कि ऐसा एम्प्लॉय जो खुद परेशान है, खुद अनसेटिस्फाई है, काम को पसंद नहीं करता, तो बाकियों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बैंकों को कई सारे मेजर्स लेने चाहिए, रिवॉर्ड प्रोग्राम, ठीक है, वेलनेस प्रोग्राम, और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करे और वो एक अच्छी कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करा सके, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है। इस चैप्टर में से मेनली आपका इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन क्या होता है, इसमें से एक एक नंबर का या 2 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। और उससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी मोटिवेशन की, उन थ्योरीज में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वो थ्योरी से, उसमें से कई क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।